अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये केस मेरे लिए जितना आसान और मुनाफा बख्श साबित हुआ था उसकी नज़ीर मेरी प्रोफेशनल हिस्ट्री में इससे कबल कहीं नज़र नहीं आती थी। बिलाशुबा फारूक बुखारी एक वज़ेदार पे मास्टर था, मगर आलिया ने उसकी कदर नहीं की थी, तो मैं इसे आलिया की नाक़िबत अंदेशी और बदबख्ती ही कहूँगा। आलिया के बरक्स ज़ोहरा एक जौहर शनास का किरदार अदा करते हुए फारूक बुखारी के साथ पिछले 5 साल से खुश खुर्रम और कामयाब ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने सुन रखा था कि जब कोई अहम काम नहायती आसानी के साथ हो जाए तो ये मुतमईन होकर बैठने का नहीं बल्कि तशवीश में मुब्तला होने का वक्त होता है, जिसे आप लम्हाए फ़िक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा आसानी अपने जुलूम में कोई ना कोई परेशानी लेकर आती है। यही सबब था कि मैं इस खुला के केस के हवाले से अभी तक खुद को मुतमईन नहीं समझता था। बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो लाशऊरी तौर पर मुझे बेचैन रखे हुए थी। फिर एक रोज़ ये बिल्ली उछलकर थैले में से बाहर आ गई। इस केस के निपट जाने के लगभग 1 माह के बाद मेरे घर के नंबर पर एक कॉल आई। वो रात का वक्त था और मैं चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक बुखारी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, आपने मुझे पहचाना? आखिरी मुलाकात हमारी 1 माह पहले अदालत में हुई थी और इसी वक्त इसने मुझसे मेरे घर का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। मैंने उसके इस्तफसार के जवाब में कहा, वालेकुम सलाम बुखारी साहब, बिल्कुल मैंने आपको पहचान लिया है, हुक्म करें। हुक्म नहीं, अर्ज़ है बेग साहब, वो घबराए हुए लहजे में बोला। क्या आप अभी मेरे पास आ सकते हैं? आपकी आवाज़ से मुझे परेशानी झलकती महसूस हो रही है। मैंने तशवीश भरे अंदाज में दरियाफ्त किया, सब खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो आपको बेवक्त जहमत ना देता। वो लजाजत आमेज़ अंदाज में बोला, मैं बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस चुका हूँ और इस मुश्किल से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। क्या आप मुझे अपनी मुसीबत के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मैंने दीवार गिर क्लॉक पर निगाह डालते हुए पूछा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आज मुझे ऑफिस से वापसी पर एक ज़रूरी काम था, इसलिए मामूल से ज़्यादा लेट घर पहुंचा था। मेरे सवाल के जवाब में बुखारी ने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, आप मेरे पास आ जाएं, फिर आपको तफसील से बताता हूँ। इस वक्त मुझे आपकी अशद ज़रूरत है। इसके बाद किसी सवाल जवाब या हीलो हुज्जत की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। मैं फ़ारूक बुखारी जैसे नफीस और मेहरबान शख्स को इनकार न कर सका और पूछा, क्या आप इस वक्त अपने ऑफिस में हैं? नहीं, मैं अपने घर पर हूँ, उसने बताया। फिर PECHS सोसाइटी में वाक़े अपने बंगले नंबर 66 की लोकेशन समझाने के बाद कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको पिक करने के लिए अपने ड्राइवर को भेज देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं बुखारी साहब, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, इस तरह डबल टाइम लगेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपका बंगला सोसाइटी के जिस ब्लॉक में वाक़ है वो सारा इलाका मेरा देखा भाला है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूं। थैंक यू बेग साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैंने कहा, यू वेलकम। ठीक 11:30 बजे मैं फ़ारूक बुखारी के बंगले पर था। रस्मी अलग सलग के बाद बुखारी ने परेशानी के आलम में मुझे बताया, बेग साहब, पुलिस ने मेरे घरेलू मुलाजिम सादिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कब का वाक़या है? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। और पुलिस ने सादिक को किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? आज शाम 8 बजे, उसने बताया। मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो बंगले के गेट पर तमाशा लगा हुआ था। पुलिस की गाड़ी को देखकर मेरा माथा ठनका। मालूम करने पे पता चला कि पुलिस सादिक को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आई है। किसके कत्ल के इल्ज़ाम में? मैंने सवाल किया। इस सनसनीखेज सूरत हाल के पस मंज़र में मेरे जहन में आलिया का चेहरा उजागर हो गया था, लेकिन बुखारी ने मेरे तवक्को के बरखिलाफ जवाब दिया, लंगूर के कत्ल के इल्ज़ाम में। इसका वाज़ेह इशारा फ़हीम सिद्दीकी की तरफ था। मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया और पूछा, लेकिन आपके घरेलू मुलाजिम का फ़हीम सिद्दीकी की मौत से क्या ताल्लुक़? सादिक को आलिया की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया है, उसने बताया। आलिया ने फ़ोन करके पुलिस को जाए वक़ुआ पर बुलाया था और उसका दावा है कि उसने सादिक को धमकी आमेज़ अंदाज में लंगूर से बात करते सुना था। 1 मिनट बुखारी साहब, मैंने किता कलामी करते हुए कहा, ज़रा ये तो बताइए कि फ़हीम सिद्दीकी का कत्ल किस जगह पर हुआ है? गुलशन इकबाल, बंगला नंबर 66 में। ओह,
मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये तो आलिया का बंगला है। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि फ़हीम सिद्दीकी आलिया के बंगले पर क्या कर रहा था? इस सवाल का जवाब तो आप ही तलाश कर सकते हैं, वो ज़हरखंद लहजे में बोला। आलिया ने पुलिस को बताया कि सादिक बंगले की अकबी दीवार फलांग अंदर आया था। उसने आलिया को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वो लंगूर के पास पहुंचा और धमकी आमेज लहजे में लंगूर से कहा, ओए नामुरादा, तू हमारे सेठ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, ये तो खासी गंभीर सूरत हाल है, इसीलिए तो आपसे मदद की दरख्वास्त की है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। सादिक मेरे पास तवील अरसे से काम कर रहा है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि वो कत्ल से संगीन जुर्म में मुलविस नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और सवाल किया, फ़हीम सिद्दीकी का कत्ल कितने बजे हुआ है? कमोबेश 6 बजे शाम, उसने जवाब दिया। इस वक्त सबा और काशिफ कहाँ थे? वो आज दोपहर में अपने मामू के साथ शुमाली इलाका जात के ट्रिप पर रवाना हुए हैं, बुखारी ने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि वक़्वा के वक्त आलिया और फ़हीम सिद्दीकी के सिवा बंगले में और कोई मौजूद नहीं था। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, कोई घरेलू मुलाजिम? शाकिर नामी एक शख्स इस बंगले पर काम करता था, बुखारी ने बताया। वो बैक वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां निपटाता था, लेकिन खुला वाले फैसले के बाद से आलिया ने शाकिर को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसके पास कोई और घरेलू मुलाजिम था या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने घरेलू मुलाजिम का कोई जिक्र नहीं किया। आपकी पुलिस से क्या बात हुई है? मैंने इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि सादिक ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, बुखारी ने बताया, लेकिन वो लोग मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वो एक ही पॉइंट पर अड़े हुए थे। आपको जो भी कहना है अदालत में जाकर कहिएगा। उसने बोझल सांस खारिज की और बोला, जाते हुए वो मुझे ये धमकी भी दे गए हैं कि आलिया ने यह शक भी जाहिर किया है कि सादिक ने यह कत्ल मेरे ईमा पर किया है। उसने परेशान नज़र से मुझे देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसके बाद ही मैंने आपको फ़ोन किया था। मैं जब पुलिस स्टेशन से नाकाम लौटा तो मुझे आपका ख्याल आया और मैंने मदद के लिए आपको पुकारा। जब मुझे मदद के लिए पुकारा है तो मैं आपकी पुकार पर हाजिर भी हो गया हूँ, तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। ये दुरुस्त है कि अगर आलिया के बयान को पुलिस ने अहमियत दी और वो यकीनन अहमियत देंगे तो सादिक के बाद तफ्तीश का रुख आपकी तरफ भी घूम सकता है कि आया आपने अपने घरेलू मुलाजिम सादिक को हुक्म दिया था कि वो नईम सिद्दीकी की जान ले ले या नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए अंदाज में कहा, आप कल सुबह अपने ऑफिस जाने के बजाय मेरे ऑफिस आ जाएं। शायद बुखारी ने मेरी आखिरी बात पर तवज्जो नहीं दी और फिक्रमंदी से बोला, बेग साहब, अगर तफ्तीश का रुख मेरी जानिब घूमा तो फिर मेरी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, इसीलिए तो मैं आपको अपने ऑफिस बुला रहा हूँ बुखारी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हौसला अफजा लहजे में कहा। कल किसी अदालत में मेरा कोई केस नहीं है, लिहाजा मैं सुबह से अपने ऑफिस में जमकर बैठ जाऊंगा। आप 9 बजे तक तशरीफ़ ले आएं। मैं पहली फुर्सत में आपके लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी का बंदोबस्त करता हूँ। इस केस में आगे चलकर क्या होगा इसे बाद में देखेंगे। सरेदस्त आपकी हिफाजत का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। आपने तो मेरी सारी टेंशन रिलीज़ कर दी है, वो एक आसूदा सांस लेते हुए बोला। फिर पूछा, सादिक के सिलसिले में क्या करना है? इसे किस थाने में रखा गया है? मैंने दरियाफ्त किया। बुखारी ने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। मैंने कहा कि मैं वापसी में मज़कूरा थाने जाकर सादिक से मुलाकात कर लूँगा और उसे ज़रूरी बातें भी अच्छी तरह ज़हन नशीन करा दूँगा। आपको इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू बेग साहब, वो शुक्रगुजार नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आप इस केस में अखराजात की परवाह नहीं कीजिएगा। सादिक को हर कीमत पर बाइज्जत बरी कराना है। मैंने अपने मुलाजमीन को किसी भी दुख और परेशानी में कभी तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ये तो आपका बड़ापन है। मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सादिक ने फ़हीम सिद्दीकी का खून नहीं किया तो मैं उसे इस केस में से यूं बाहर निकाल लाऊंगा जैसे मक्खन में से बाल को खींचकर बाहर निकाला जाता है। अल्लाह आपका भला करे बेग साहब, वो गहरी सांस लेते हुए बोला। कल जब मैं आपके ऑफिस आऊँगा तो आपकी फ़ीस भी अदा कर दूँगा। मेरी फ़ीस कहीं भागी नहीं जा रही, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या सबा और काशिफ को भी इस सानिया की खबर है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं, वो ठोस अंदाज में बोला।
वो तीनों इस वाक़ये से पहले घर से रवाना हो चुके थे। क्या वो बाई एयर गए हैं? नहीं, वो ट्रेन से गए हैं ताकि इस हॉलीडे ट्रिप को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। उसने बताया, इनका पहला पड़ाव रावलपिंडी में है। मैंने वहाँ अपने एक दोस्त के ज़रिए उनके लिए क़यामुत ताम का बंदोबस्त कर रखा है। मैंने तो यही सोचा था कि बच्चों को इस वाक़ये के बारे में कुछ न बताऊं, खामख़ा इनके टूर का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप इस सिलसिले में क्या मशवरा देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप इन्हें फौरी तौर पर वापस बुला लें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस हंगामी सूरत हाल में इनका यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। उसने एक लम्हा सोचा, फिर इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है, जो आपका हुक्म। मैं शख्स को फ़ोन कर देता हूँ जिसने वहाँ रावलपिंडी में इनके ठहरने का इंतज़ाम कर रखा है। मैं इस बंदे से कह दूँगा कि वो इन्हें वापस भेज दे। अभी तो सादिक की गिरफ्तारी अमल में आई है, मैंने सूरत हाल को ज़ेर बहस लाते हुए कहा। पुलिस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करने की पाबंद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कल सुबह पुलिस सादिक को अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल करेगी, जो कमोबेश 1 हफ्ते का हो सकता है। इसके बाद चालान के साथ पुलिस सादिक को हवाले अदालत कर देगी। तब कहीं जाकर इस केस का बाकायदा आगाज़ होगा। इस मौके पर मुझे अपना वकालतनामा और सादिक की दरख्वास्त ज़मानत अदालत में दायर करना होगी। गोया मेरा काम 7-8 दिन के बाद शुरू होगा और ये मुद्दत इस केस की इब्तिदाई तैयारी के लिए काफ़ी है। आप इत्मीनान रखें, मैं अभी थाने जाकर सादिक से मुलाकात करता हूँ, यानी मैं अपने काम की बिस्मिल्लाह करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। उसने सताइशी नज़र से मुझे देखा। मैं इसे खुदाफिज कहकर बंगले से निकल आया। इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होने में कमोबेश 2 माह का अरसा लग गया था। इब्तिदाई अदालती कार्रवाई खासी तकनीकी नौइयत की होती है, ताहम इस दौरान में जो अहम पेशरफ्त हुई उसके पॉइंट्स में ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मैंने बर वक्त होशियारी दिखाकर फारूक बुखारी की ज़मानत कबल गिरफ्तारी के पेपर्स तैयार करवा लिए थे, जिससे वो गिरफ्तार होने से बच गया था। जब मैं फारूक बुखारी के बंगले पर गया था तो इसी रोज़ वापसी पर मैंने मुलजिम सादिक को ज़रूरी सबक याद करा दिया था ताकि रिमांड की मुद्दत के दौरान में वो पुलिस के तशद्दुद से महफूज रहे। सबा और काशिफ इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही रावलपिंडी से कराची पहुंच गए थे और मैंने फारूक बुखारी के ऑफिस में बुलाकर फ़र्दन इन दोनों से तफसीली मुलाकात भी कर ली थी, जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी मुफीद मालूमात हुई थी, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर किया जाएगा। बच्चों के मामू और आलिया के अकलौते भाई कोयत पलट नादिर से मुलाकात करने का मुझे मौका नहीं मिल सका था, ताहम उसके बारे में फारूक बुखारी और उसके मैनेजर रज़ा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था, जिसमें कई एक काम के पॉइंट्स भी थे। पुलिस ने रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद मुलजिम को एक भारी भरकम चालान के साथ हवालाए अदालत कर दिया था। इस मौके पर मैंने मुलजिम की ज़मानत कराने की भरपूर कोशिश की, मगर इस कोशिश में मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। आप जानते हैं, कत्ल के मुलजिम की ज़मानत आसानी से नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फ़हीम सिद्दीकी की मौत 20 जून की शाम 5 और 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। कातिल ने उसके सीने में खंजर उतारकर उसे मौत से हमकिनार किया था। उसकी लाश आलिया के बंगले के ड्राइंग रूम में एक सोफ़े पर पड़ी पाई गई थी। उसके सीने से खारिज होने वाले खून ने उसके लिबास और सोफ़े के बेशतर हिस्से को भिगो दिया था। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हुआ तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। सादिक ने मेरी हिदायत की रोशनी में पुलिस की तफ्तीश के दौरान में फ़हीम सिद्दीकी के कत्ल का इकरार कर लिया था। ये टिप मैंने उसे पुलिस की मार से बचने के लिए दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि पुलिस की कस्टडी में दिए गए मुलजिम के बयान की अदालत में कोई हैसियत नहीं होती। इस तगासा की जानिब से कुल 8 गवाह को फहरिस्त में शामिल किया गया था, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं गवाहों का जिक्र करूँगा जिनके बयान में कोई ख़ास पॉइंट होगा। सबसे पहले मुलजिम सादिक का बयान रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके करीब पहुँच गया और 15-20 मिनट तक उसे कास्टिक सोडे से धोने की कोशिश करता रहा। उसकी जिरह में ज़्यादातर फ़रोई बातें थीं, जिनकी मदद से वो मुलजिम पर प्रेशर डालना चाहता था। इस जिरह में मुझे टू द पॉइंट सिर्फ ये सवाल लगे थे। वकील इस्तगासा ने मुलजिम से पूछा, क्या तुम इस हकीकत से इनकार करोगे कि मकतूल तुम्हें एक आंख नहीं भाता था?
جی یہ سچ ہے کہ میں مقتول کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، میرے موکل نے جواب دیا۔ اس ناپسندیدگی کا سبب کیا تھا؟ مجھے اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اگر کسی کی عادتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو کیا اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا درست ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ پھر تم نے مقتول فہیم صدیقی کی جان کیوں لی؟ یہ جھوٹ ہے، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ فہیم صدیقی کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ مقتول تمہارے صاحب کی پہلی بیوی عالیہ صاحبہ کو شوبز میں بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے سیٹ کو اپنی بیوی کی یہ سرگرمیاں بالکل پسند نہیں تھیں؟ یہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ اور وکیل استغاثہ ڈرامائی انداز میں بولا، عالیہ صاحبہ نے اپنی من پسند زندگی گزارنے کے لیے تمہارے سیٹ سے خلا لے لیا تھا۔ عالیہ صاحبہ کی یہ جسارت تمہارے سیٹ کو بہت بری لگی تھی، اسی لیے تمہارے سیٹ نے تمہیں استعمال کر کے اپنے رقیب روسیہ کا قصہ تمام کر دیا۔ آپ کی اس تقریر میں صرف ایک بات صلح درست ہے وکیل صاحب، ملزم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ صادق میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ وکیل استغاثہ کی جرح کا سامنا کر سکے گا۔ ابھی صادق نے جو رمزیہ جواب دیا تھا، میں اس کی تہ میں پوشیدہ نقطے تک پہنچ گیا تھا، لیکن وکیل استغاثہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے اس نے بڑے جوش سے کہا، گویا تم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہو کہ تم نے اپنے سیٹ کے ایما پر مقتول کے سینے میں خنجر اتار کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وکیل صاحب بولجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وکیل استغاثہ نے برہمی سے استفسار کیا۔ ابھی تو تم نے کہا کہ میری بات صلح درست ہے۔ میں خاموش کھڑا دلچسپی سے اپنے موکل کی کارکردگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کے ترش استفسار کے جواب میں اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، وکیل صاحب آپ نے آدھا سنا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وکیل استغاثہ کی برہمی سوا ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کی صرف ایک بات صلح درست ہے، ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے شاید صرف ایک کے لفظ پر توجہ نہیں دی اور بات صلح درست ہے کو اچک لیا۔ وکیل استغاثہ صحیح معنوں میں الجھ کر رہ گیا۔ اصل میں صادق جتنے اعتماد کے ساتھ وکیل استغاثہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ عموماً وکیل استغاثہ کے مقابل ملزم کی حیثیت ایک ڈرے سہمے پرندے ایسی ہوتی ہے۔ چونکہ ملزم کا پراعتماد رویہ وکیل استغاثہ کی سمجھ سے بالاتر تھا، اس لیے وہ سد پٹائے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، تمہارا اشارہ کون سی بات کی جانب ہے؟ مقتول کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس جانب، ملزم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، رقیب روسیہ۔ ملزم کی وضاحت پر عدالت میں ایک دم شور اٹھا۔ اس شور میں حاضرین عدالت کے قہقہے اور چہمگوئیاں شامل تھیں۔ ان میں سے اکثر افراد فہیم صدیقی کے صورت آشنا تھے اور رقیب روسیہ کی ترکیب مقتول پر فٹ بیٹھتی تھی۔ فاروق بخاری تو اس کے لیے لنگور کا لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ ساری صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ رنگت، خال و خط اور چہرے مہرے کی بنا پر کسی کا مذاق بنانا میرے نزدیک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے، لیکن اس وقت عدالت میں جو سچویشن پیدا ہو گئی تھی اس میں میرے موکل کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اس نے تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ وکیل استغاثہ کی الجھن کے جواب میں وضاحت کی تھی۔ اب یہ الگ بات کہ واقفان حال نے اس شگفتہ موقع کو انجوائے کرنے میں کسی تاخیری حربے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ فی البدیہہ اور انتہائی نیچرل تھا۔ جج نے اپنی مخصوص آرڈر سے عدالت کے کمرے میں سکون اور امن قائم کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے ساتھ جو ہوئی تھی اس پر وہ خاصا نروس ہو رہا تھا، لہذا آخری سوال کر کے اس نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ 20 جون کی سپہر، وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماندانہ انداز میں سوال کیا، تم گلشن اقبال کے علاقے میں دیکھے گئے تھے، کیا تم اس حقیقت کو بھی جھٹلاؤ گے؟ یہ سچ ہے کہ وقوع کی سپہر مجھے ایک ضروری کام سے گلشن اقبال جانا پڑا تھا، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں اس حقیقت کو ہرگز نہیں جھٹلاؤں گا۔ اپنی باری پر میں نے ملزم سے سوال کیا، وقوع کے سپہر تم کتنے بجے سے کتنے بجے تک گلشن اقبال میں موجود تھے؟ 4 سے 5 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔
کیا تم اپنے کسی ذاتی کام سے وہاں گئے تھے یا تمہیں کسی اور نے وہاں بھیجا تھا؟ میں اپنے ذاتی کام سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ گلشن اقبال میں میری ایک پھپھو رہتی ہیں۔ میں نے اپنی اس پھپھو کے لیے رضا بھائی سے جوڑیا بازار سے چند مسالہ جات منگوائے تھے۔ میں وہ مسالہ جات اپنی فرخندہ پھپھو کو پہنچانے گیا تھا۔ آپ چاہیں تو رضا بھائی سے میری بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو معزز عدالت تمہارے بیان کی ضرور تصدیق کرے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہارے رضا بھائی سے بھی اور تمہاری فرخندہ پھپھو سے بھی۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے گواہی دینے کے لیے عالیہ کٹہرے میں آئی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے اس نے پولیس کو جو کچھ بتایا تھا یہ اسی کی فوٹو کاپی سمجھ لیں۔ مطلب اس کی توپوں کا رخ فاروق بخاری کی سمتی تھا، اگرچہ اس نے نشانے پر ایک پیادے صادق کو رکھا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے دھواں دھار انداز میں اپنی جرح کا آغاز کیا۔ عالیہ صاحبہ، اس نے استغاثہ کی سب سے اہم گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی؟ اس پیشی پر فاروق بخاری کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا، اور یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، کیونکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں بھی ہر نوعیت کے گفتنی اور ناگفتنی سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور سامنے والے کو ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے، عالیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی یہ جسارت فاروق بخاری یعنی آپ کے سابق شوہر کو سخت ناگوار گزری تھی؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز بالفاظ دیگر شرانگیز انداز میں جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں تو کسی شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ جب کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے صاف انکار کر دے تو یہ اس مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ عورت کا یہ عمل مرد کی مردانگی پر ایک تازیانہ ہوتا ہے۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوتی ہے اور وہ لازماً انتقامی کارروائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اس وقت عدالت میں فہیم صدیقی مرڈر کیس زیر سماعت تھا، مگر وکیل سرکار عدالتی کارروائی کو کسی اور ہی رخ پر لے جانے کی صحیح کر رہا تھا۔ میں اس کی چال کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ان اوچھی حرکات سے فاروق بخاری کے کردار میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے کوشاں تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس موقع پر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ مستانہ بلند کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس نوعیت کی مداخلت کو مناسب نہ جانا اور اپنی باری کے انتظام میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا۔